हाँ तो हेलो मेरे एग्ज़ाम वॉरियर्स, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की थ्योरी खत्म होने के बाद, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन की थ्योरी खत्म होने के बाद आज हम लोग को डिस्कस करने उनके न्यूमेरिकल्स। दोस्तों, न्यूमेरिकलों में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग हल्के न्यूमेरिकल यानी कि जो थोड़े आसान न्यूमेरिकल होंगे वहाँ से लेकर के स्टार्टिंग करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एडवांस लेवल तक के यानी कि आईआईटी मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चनों को आप लोग डिस्कस करेंगे और उन न्यूमेरिकलों को आप लोग को प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग अब रेडी हो जाइए बिल्कुल न्यूमेरिकलों को देखने के लिए, और अब किसी को न्यूमेरिकलों से डर नहीं लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और बिल्कुल फोकस के साथ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हर न्यूमेरिकल में मैं आपको कुछ टाइम दूंगा जिसमें उसी टाइम के अंदर आप लोग को न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना है। अगर आप लोग को बाई चांस ज़्यादा टाइम लगता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, अगर कोई न्यूमेरिकल बड़ा हुआ और आप लोग को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करें और जब नहीं आए न्यूमेरिकल तो उसको फिर तब वीडियो को देखें ताकि आप लोग को प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, केवल न्यूमेरिकलों को आपको देखना नहीं है, आपको पहले स्वयं ट्राई करना है उसको, पहले उसको सेल्फ ट्राई करिए और फिर जब नहीं आता है न्यूमेरिकल तो उसको फिर मैं समझाऊंगा, तब आप उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग क्या करेंगे कि हर क्वेश्चन को टाइम के अंदर करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद करेंगे और तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक न्यूमेरिकल पहुंचे और किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल से डर ना लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है। सभी लोग को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। सभी लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। और आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में आपको बताना है कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, मैं आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूं, उस टाइम के अंदर आप न्यूमेरिकल करिएगा। ठीक है, चलिए सब लोग स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखना। जिसका भी आंसर आया हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 है तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोग को ये ध्यान करना होगा, मैं पहली बात ये बता दूं, जिन भी बच्चों की थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं, पहले थ्योरी पढ़कर आए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा तभी समझ में आएंगे अच्छे से जब आप लोग की थ्योरी बहुत कॉन्सेप्ट अच्छी होगी, क्योंकि थ्योरी में ही होते हैं फॉर्मूले और जो न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलों का आना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने मान लीजिए लिखा है कि 1 and 2, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जो माध्यम पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष किसका होता है अपवर्तनांक, दूसरे वाले का। यानी जो पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष बोलते हैं और जो बाद में लिखा होता है वो अपवर्तनांक होता है उस माध्यम का। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब उसी प्रकार वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो है वो 2/3 है। किसके सापेक्ष है? कांच के सापेक्ष, इसलिए कांच पहले आएगा। कांच को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास, यानी जी। कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दे रखा है? कांच के सापेक्ष हमको वायु का अपवर्तनांक दे रखा है 2/3, यानी वायु क्या होती है? एयर। कितना दे रखा है अपवर्तनांक? 2/3। कांच के सापेक्ष वायु यानी कि GNA अपवर्तनांक दे रखा है 2/3, तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु क्या होती है? एयर। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दे रखा है? हीरे का। हीरा मतलब डायमंड, जिसको हम लोग लिखेंगे D से। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हम लोग को दे रखा है कितना? 12/5। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है 12/5। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है 12/5। तो कह रहा है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है? हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हीरे के सापेक्ष है तो हीरा पहले आएगा, और किसका अपवर्तनांक है? कांच का, तो कांच आएगा बाद में, यानी कि जी आ गया बाद में। यानी कि फॉर्मूला हमको DNG का मान निकालना है, यानी कि हम लोग को हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम लोग ने क्या बताया था? जैसे कि हमारे सामने लिखा होता है 1n2, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? N2/N1, यानी कि जो बाद में लिखा होता है उसका अपवर्तनांक ऊपर आता है, और जो पहले लिखा होता है उसका अपवर्तनांक नीचे होता है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को स्नेल के नियम में बताया था कि 1n2 को हम लोग लिख सकते हैं N2/N1, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि वहां ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव किसी ना किसी के सापेक्ष जरूर होता है। बिना किसी सापेक्ष के कोई अपवर्तनांक नहीं होता है, और जब अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष नहीं होता है तो फिर वो निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जिसका जो बाद में लिखा होता है वो ऊपर आता है अपवर्तनांक में, और जो पहले लिखा होता है वो नीचे आता है। अगर हमें इन माध्यमों में चाल बतानी हो तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल V1/V2, यानी जो पहले लिखा होता है, देखो चाल में जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, और जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और अपवर्तनांक में बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे आता है। तो 1n2 को हम लोग लिखते हैं N2/N1 या फिर V1/V2। अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग को किसका मान निकालना है? DNG, यानी कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग DNG को लिख सकते हैं, जो पहले लिखा होता है वो नीचे आता है, और जो बाद में लिखा होता है वो ऊपर आता है, यानी कि ये हो जाएगा NG/ND। NG/ क्या हो जाएगा? ND, यानी कि हम लोग को NG/ND इसको लिख सकते हैं। जिस प्रकार 1n2 को लिखते थे N2/N1, उसी प्रकार DNG को लिख दिया NG/ND। अच्छा, ये दोनों अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष बोले गए हैं। किसके सापेक्ष है? ये दोनों अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है, यानी कि ये वाला अपवर्तनांक इसको लिख दे वायु के सापेक्ष, और इसको क्या लिख दे? वायु के सापेक्ष। हमने इन दोनों अपवर्तनांकों को वायु की सापेक्षता दे दी, मतलब कि हमने वायु की रिस्पेक्ट में बात की है, यानी हमने एयर के रिस्पेक्ट में बात की है। दोनों को वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लिए हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि दोनों अपवर्तनांकों को किसी एक ही के सापेक्ष लेना है। ये नहीं कि ऊपर वाला माध्यम वायु के सापेक्ष ले लिया और नीचे वाला माध्यम कांच के सापेक्ष ले लिया, ऐसा नहीं है। दोनों अपवर्तनांकों को किसी एक ही माध्यम की सापेक्षता देनी है, यानी दोनों माध्यमों को, दोनों मीडियम को हमको किसी एक के रिस्पेक्ट में ही लेना है। यानी कि अगर हम लोग ANG/ND कर दें तो हमें AND की वैल्यू दी गई है कितनी? 12/5, लेकिन हमको ANG नहीं पता है। हमको पता क्या है? GNA। तो हम लोग जानते हैं एक बात कि हम लोग GNA को लिख सकते हैं 1/ANG, यानी हम लोग GNA को 1/ANG लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था उत्क्रमणीयता कि 1n2 को या 2n1 को 1/1n2 लिख सकते हैं, यानी कि 1 कर देने पर माध्यम बदल जाते हैं, ठीक। तो GNA को लिख सकते हैं 1/ANG। तो ANG बराबर क्या हो जाएगा? ANG बराबर हो जाएगा 1/GNA। तो ANG बराबर 1/GNA, और GNA का मान कितना है? 2/3, यानी जब हम 1/2/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा,
और ANG की वैल्यू निकल के आएगी, ANG की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 3/2। सभी को क्लियर हो गया? तो बस अब हम लोग को इसकी वैल्यू वहां पर रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। ANG का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, ANG की वैल्यू हमने निकाली है 3/2, यानी ANG की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/2। और AND की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दी गई थी 12/5 यानी 12/5। और जैसे ही हमने ANG और AND की वैल्यू रखी तो हम सभी लोग जानते हैं कि अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3/2 × 5/12, 3/2 × 5/12। और जब ये इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 3 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम्स, और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 5/8। इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5/8। ठीक है, तो सभी लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5/8 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान समझ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये आपको क्वेश्चन दिखने लगा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये समझने का प्रयास करें कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कम से कम क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ा करें और देखें कि हमको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है और हमसे क्या वो जानना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल है, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1/1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक, तो सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करिए और अपना आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा आंसर आ रहा है सर। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। आपका टाइम खत्म हो गया। सभी बच्चों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। जिन बच्चों का आंसर आया है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि उनका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल हम लोग को दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग को दे रखा है चाल, इतनी चाल वायु में दे रखी है और हमको कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक कांच है, यानी कि एक कांच है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। तो हमसे ये पूछ रहा है कि उसकी चाल कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है,
ठीक है, वायु यानी कि निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, c का मान दे रखा है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब हमसे कह रहा है कि कांच में चाल कितनी होगी, जिस कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है कि n बराबर होता है c/v, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको दिया होगा, हम उस माध्यम में अगर चाल निकालनी होगी तो हम निकाल लेंगे n बराबर c/v से, यानी कि हम लोग को यहाँ पर v की वैल्यू बतानी है कि v की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। ठीक, हम लोग को अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5, अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, c का मान, c होती है निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल, जो कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग को चाल दे रखी है निर्वात में, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल हम लोग को ये दे रखी है। दूसरी बात, हम लोग को v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से हम लोग v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। v आ जाएगा इस तरफ इक्वल के, तो v इक्वल आ जाएगा 3 × 10⁸, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.5। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 1.5 से जो हम लोग यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर मैंने हटाया और ऊपर एक 0 आ जाएगा, और इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि ये जो चाल आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो कांच में प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन भी बच्चों का, जिन भी शेरों का ये आंसर आया है, उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि अगला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो बिल्कुल क्या हो, करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट आया हो वो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि सर मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये इस क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं फिर से 1 मिनट का टाइम देता हूं और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले करके आए हैं, पहला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था, उसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, देखिए संदर्भ मतलब सापेक्ष, वायु के सापेक्ष हमको कह रहा है, संदर्भ मतलब सापेक्ष, वायु के सापेक्ष में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष हमसे पूछ रहा है क्या होगा, और आप लोग को ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से जरा पढ़िए। कह रहा है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, यानी कि वायु के सापेक्ष। तो पहले कांच आया है, तो कांच का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में कितना है, 3/2, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है, तो वायु पहले आएगी, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दे रखा है, 3/2। जबकि कह रहा है कि जल बाद में आया है, यानी कि जल के अपवर्तनांक जो वायु के संदर्भ में है वो है 4/3, यानी जल का अपवर्तनांक है इसलिए जल बाद में आएगा, और किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, इसलिए वायु के संदर्भ में आने पर ए पहले आएगा। तो ANW, W मतलब जल यानी कि वाटर, इसका अपवर्तनांक हम लोग को दे रखा है 4/3।
3। हमसे क्वेश्चन जानना क्या चाहता है, हमसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, यानी जल के सापेक्ष क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष यानी कि W पहले आएगा और कांच का यानी कि G बाद में आएगा। यानी क्वेश्चन हमसे WNG की वैल्यू जानना चाहता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अधिकतर लोग का आंसर आ गया होगा, ठीक है। जिनका आंसर आया वो अपना कमेंट करें और बाकी लोग ध्यान से समझें कि WNG का हम कैसे मान निकाल सकते हैं, ठीक। बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि WNG को हम बिना सोचे समझे आराम से लिख सकते हैं Ng/Nw। जिस प्रकार हम लोग 1N2 को लिखते थे N2/N1, उसी प्रकार WNG को लिख सकते हैं Ng/Nw। और हमने दोनों ही माध्यमों को, Ng को और Nw को किसकी सापेक्षता दे दी है, वायु की सापेक्षता दे दी है। यानी भी इसको भी हमने वायु के सापेक्ष कर लिया और इसको भी हमने वायु के सापेक्ष कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको वायु के सापेक्ष ही बोल रहा था। बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। WNG बराबर ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2। ANG है 3/2, जबकि ANW कितना है, 4/3। ANW कितना है, 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4, यानी कि ये आ जाएगा 9/8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9/8। तो जिन रसगुल्लों का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट आया हो वो अपना आंसर कमेंट करें, और जिनका नहीं आया है वो इस बात को ध्यान दें कि उनका आंसर क्यों नहीं आया है, और दोबारा प्रैक्टिस इसकी जरूर करेंगे। तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लें, समझ लें। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से उसको रिवाइंड करके देखें वीडियो को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन हल करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर वीडियो को बाद में प्ले करें उसका सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है रसगुल्लो। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और अब आपकी स्क्रीन के सामने चौथा क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन आने वाला है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान समझिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, फिर आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, ठीक। तो अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग, और टाइम शुरू हो रहा है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको केवल और केवल 30 सेकंड दूंगा, बस 1 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा होगा इसके लिए, केवल 30 सेकंड। जल्दी सॉल्व करें और जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। और आपका टाइम भी खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। रसगुल्लो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने भी थ्योरी पढ़ी है वो सब उनको पता होगा कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यही स्थिति होती है क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर तभी होता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि 90 अंश हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सभी लोग को मेरी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, केवल इस क्वेश्चन को आपको पढ़ करके ही इसका आंसर बताना था कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, ठीक है। तो बिना देरी किए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आने वाला है, इस क्वेश्चन को सभी लोग देखें और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करने का प्रयास करें।
तो सभी लोग का टाइम खत्म हो गया है। जिन बच्चों का आंसर आया होगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि उनका आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान 30 अंश है तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण कितना दे रखा है, 30 अंश। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं किससे, IC से, और ये हमको कितना दे रखा है, 30 अंश। क्रांतिक कोण का मान 30 अंश दे रखा है और हमसे कह रहा है कि माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। हमें माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना है और प्रकाश किरण आ कहाँ से रही है, निर्वात से। ठीक है, किसी माध्यम से निर्वात में प्रकाश की किरण आ रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को माध्यम में प्रकाश का वेग चाहिए तो माध्यम में प्रकाश का वेग निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि c की वैल्यू निर्वात की चाल होती है जो कि हम लोग को पता होगी, और c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही बच्चे इस वैल्यू को याद कर लेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ से c की वैल्यू रख सकते हैं तो हमें v का मान निकालना है, यानी कि हम लोग को माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो आप लोग को सभी लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को n की वैल्यू पता होना कंपलसरी है। अगर हम लोग को n की वैल्यू पता चल जाए कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो हम लोग माध्यम में प्रकाश का वेग यानी चाल निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। हम सभी लोगों ने क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जो बच्चे थ्योरी नहीं देखे हैं थ्योरी को जरूर देख ले जाके, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर हो। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक पे रिलेशन होता है कि sin IC बराबर होता है 1/n, यानी क्रांतिक कोण की जो ज्या होती है यानी जो साइन होता है वो अपवर्तनांक के रिवर्स के यानी कि व्युत्क्रम के इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। कितना दे रखा है, क्रांतिक कोण 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा sin 30 डिग्री इक्वल 1/n। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 इक्वल 1/n, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ से हम लोग को n की वैल्यू कितनी मिल गई है, 2। और जैसे ही हमको n की वैल्यू 2 मिल गई है तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, और c की वैल्यू कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और हम लोग को v की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं। c हो जाएगा 3 × 10⁸ और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और जैसे ही हम लोग 3/2 का डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.5, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा, रसगुल्लू आंसर हो जाएगा। यानी 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सभी लोग का आंसर आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे का आंसर करेक्ट आया था वो अपना आंसर बताए कि सर मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था, और जिनका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है वो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस के साथ ध्यान दें कि आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इस बात पे थोड़ा गौर करें। ठीक है, तो हम सभी लोग क्वेश्चन को हम सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, सब क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो एक थम्स अप यानी कि एक ओके का साइन आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए और इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे, कितना आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ये रहा। ठीक है, और आपका मैं टाइम भी स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है।
तो आप लोग का टाइम खत्म हो गया है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आखिर हमसे कहना क्या चाहता है। सभी बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा। जिन भी बच्चों का आंसर आ गया है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है रसगुल्लो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से 2 गुना है। क्वेश्चन की एक एक बात ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि विरल माध्यम में जो इसका वेग है वो सघन माध्यम में वेग का कितना है, 2 गुना है। यानी कि सघन माध्यम में अगर वेग मान लीजिए v है तो फिर विरल में कितना होगा, 2v। दुगुना वेग करना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 20 से बड़ा, 30 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से बड़ा, 60 डिग्री से बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने अगर चित्र बनाता हूं तो ये ऊपर वाला माध्यम जो होगा वो सघन माध्यम होगा और नीचे वाला माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होगा। एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है, कहां पर, विरल माध्यम में, और सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटती है, तो ये अविलंब से इस तरह दूर हट जाएगी। तो एक प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है, तो ये वाला कौन सा माध्यम है, सघन। सघन को हम लोग कौन सा माध्यम बोलते हैं, डेंसर, और विरल को हम लोग कौन सा माध्यम बोलते हैं, रेयरर। तो ये हमारा सघन माध्यम है डेंसर और ये हमारा विरल माध्यम है। प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है, यानी ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम। प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, इसलिए पहला माध्यम सघन है तो D पहले आएगा, और दूसरा माध्यम विरल है इसलिए R बाद में आएगा। यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो हम लोग क्या लिख दिया हमने कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कह रहा है कि विरल माध्यम में जो चाल है वो सघन माध्यम में चाल की कितनी है, 2 गुनी है। विरल माध्यम में जो वेग है वो कह रहा है सघन माध्यम में कितना है, 2 गुना है। अगर मान लीजिए सघन माध्यम में जो वेग है यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे vd, यानी कि डेंसर में जो वेलोसिटी यानी कि जो वेग है वो कितना है, तो अगर मान लीजिए vd में वेग v है तो फिर विरल में कितना हो जाएगा, vr में वेग कितना हो जाएगा, vr में वेग हो जाएगा 2v। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि सघन माध्यम में जो वेग है उससे दुगना है वेग, कहां पर, विरल माध्यम में। तो हमने विरल माध्यम का वेग क्या कर दिया, 2v, और सघन माध्यम क्या मान लिया, v। अगर हम इस फॉर्मूले को चाल में यानी कि वेग में तोड़ें तो वेग में कैसे टूटता है, जो पहले लिखा हो वो ऊपर आता है, यानी कि आ जाएगा vd और ये आ जाएगा vr। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं vd/vr। ये सब थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। vd/vr यानी कि सघन माध्यम में चाल बटे विरल माध्यम में चाल। सघन माध्यम में चाल कितनी है, सघन माध्यम vd का मान कितना है, v, और विरल माध्यम में चाल कितनी है, vr का मान कितना है, 2v। तो सघन और विरल माध्यम दोनों की हमने चाल रख दी। सभी लोग जानते हैं आप लोग कि v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसका अपवर्तनांक आ गया 1/2। तो ये आपका आ गया 1/2। और अब हम लोग निकाल लेंगे इसका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे। विरल माध्यम क्या है, रेयर, यानी कि विरल R/d, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक R/d, जो कि बराबर होगा 1/sin के, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है n बराबर 1/sin। ठीक है, तो ये आपका R/d। अच्छा, एक बात यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि R/d है कि dnr, क्या लेंगे। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, और मैंने आपको ये बात वहां पर बताई भी है जहां पर ये फॉर्मूला बताया है कि इस क्रांतिक कोण का जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेशन वाला, तब हमेशा यहां पर ध्यान रखना कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ही लेंगे। यानी कि विरल माध्यम पहले आएगा और सघन माध्यम हमेशा कहां आएगा, बाद में होगा। ये आप इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे। मैंने आपको ये बात वहां लिखवा भी दी थी कि हमेशा यहाँ पर अपवर्तनांक जो यूज करेंगे वो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए R/d इक्वल 1/sin। हमें R/d की वैल्यू पता नहीं है। R/d की वैल्यू कितनी है, R/d को हमें किसकी वैल्यू पता है, dnr की। तो R/d को हम लोग लिख सकते हैं 1/dnr, और dnr बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin।
साइन सी। अब DNR की वैल्यू कितनी है? DNR की वैल्यू है 1/2। तो जब हम 1/1/2 करेंगे तो वो 2 रिवर्स होकर कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और ये आ जाएगा 2 बराबर 1 साइन सी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा साइन सी बराबर 1/2। तो यहाँ पर सी का मान निकल के आ जाएगा कितना? 30 डिग्री, क्योंकि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। यानी क्रांतिक कोण का मान 30 अंश आ जाएगा। अब रसगुल्लों जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। बेटा बहुत ध्यान समझना, हमें घटना कौन सी करानी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसने हमसे स्पेशली कह रखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो हमको ये बात तो पता चल गई कि क्रांतिक कोण की स्थिति के लिए आपतन कोण यानी क्रांतिक कोण का मान कितना होना चाहिए? 30 अंश होना चाहिए। तभी यहाँ पर कौन सी स्थिति बनेगी? क्रांतिक कोण की स्थिति बन जाएगी और ये किरण 90 डिग्री पर चली जाएगी। अब हमसे, लेकिन हमें क्रांतिक कोण नहीं बताना है, हमें बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो हम सभी लोग को पता है कि जब क्रांतिक कोण के बाद हम लोग इस वाली रेखा को थोड़ा और नीचे करते हैं, यानी आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, क्रांतिक कोण की स्थिति के बाद जब हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, यानी इस रेखा को नीचे करते हैं, तभी ये रेखा जो कि इस अक्ष पर जा रही है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और ये रेखा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिल जाता है। यानी कि हमें एक बात समझ में ये आती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए जो आपतन कोण का मान होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये बात मैंने आपको वहां भी बताई थी कि जब हम लोग आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शो होता है। यानी कि हम लोग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा करना होगा। यानी कि आपतन कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण कितना है? 30 डिग्री। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी कि इसका आंसर होगा कि जो आपतन कोण होना चाहिए वो 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यानी कि 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो सभी लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे और जिसका आंसर आया है बिल्कुल उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं मैं कि आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आया। जिनका भी आंसर सही आया वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि मेरा आंसर सही आया है। और आंसर आपका आ जाएगा 30 डिग्री से बड़ा। आपतन कोण का मान 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। किसके लिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, यानी कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन समझ में आया? जिसको समझ में ना आया हो वो क्वेश्चन को फिर से देख सकता है, एक बार रिवाइज कर ले क्वेश्चन को। आपका मोबाइल है, आपका वीडियो है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है रसगुल्लो, तो हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और मैं आपका टाइम भी स्टार्ट कर देता हूं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो समय सीमा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग का टाइम खत्म हो चुका है। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन को ट्राई किया, जिनका आंसर आया, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण का आधा है। यानी कि
जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आपका इंसिडेंट एंगल का हाफ है, यानी अपवर्तन कोण आपका हाफ है। तो कह रहा है आपतन कोण का मान कितना होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे मेन बात यह है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से आ रही है कहां पर, एक ऐसे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n है, और हमसे कह रहा है कि आपतन कोण का मान जो है वो अपवर्तन कोण का आधा है। ठीक है, आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण का क्या है, आधा है। साफ साफ लाइन पढ़िए, नीचे क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। यानी अपवर्तन कोण क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि अपवर्तन कोण होता है R और आपतन कोण क्या होता है I। अपवर्तन कोण होता है R और आपतन कोण क्या होता है I, और कह रहा है कि जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण का आधा है, यानी जो हमारा R है वो I/2 है, यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। अब हमसे क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण का मान कितना होगा। तो देखो बच्चों ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, प्रकाश किरण निर्वात से किसी ऐसे माध्यम में जा रही है जिसका अपवर्तनांक n है, और हम सभी लोग जानते हैं स्नेल भैया का नियम ये था, स्नेल भैया का नियम ये कहता है कि sin I अपॉन sin R जो होगा वो बराबर होता है किसके, माध्यम के अपवर्तनांक के, यानी प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है n, यानी कि sin I अपॉन sin R इक्वल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, अगर R इक्वल I/2 है तो मैं क्या कह सकता हूं कि I जो होगा वो 2R के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है ना बेटा, कि R अगर I/2 है तो I कितना होगा, फिर 2R होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, sin I और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 2R, तो हमने I की वैल्यू 2R रख दी, और अपॉन में क्या हो जाएगा sin R जो कि बराबर होगा n के। ठीक है बच्चा, तो sin 2R अपॉन sin R बराबर क्या हो जाएगा, n। अब अगर थोड़ी सी आप लोग ध्यान दें तो हम सभी लोग जानते हैं कि sin 2R का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं sin 2R का फॉर्मूला, कि sin 2R का फॉर्मूला होगा 2 sin R इंटू कॉस R। सभी लोग को ये बात समझ में आती है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं sin 2R को 2 sin R बटे इंटू कॉस R, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है sin R। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान समझे। अपॉन में क्या लिखा हुआ है sin R, और इक्वल क्या हो जाएगा n, और इक्वल क्या हो जाएगा n। हम सभी लोग को दिख रहा है कि sin R से sin R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर निकल के आएगा 2 cos R बराबर कितना n, यानी 2 cos R बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 2 cos R की वैल्यू निकल के आती है किसके बराबर, n के मान के निकल के आती है। अब अगर हम लोग 2 cos R की वैल्यू निकल आई है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos R की वैल्यू कितनी होगी, तो cos R की वैल्यू हो जाएगी n/2, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स n/2, यानी R की वैल्यू निकल आई cos इनवर्स n/2। लेकिन बच्चा आप लोग ये बात देखिए कि ये आया है आपका R, और R क्या होता है, अपवर्तन कोण, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपतन कोण का मान पूछा गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, अपवर्तन कोण का मान निकल के आ गया, R का मान cos इनवर्स n/2, लेकिन हमसे बच्चे पूछा गया था आपतन कोण, और आपतन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हम लोग ने निकाला कि I किसके बराबर है, 2R के बराबर है। अगर हम लोग R की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमको I की यानी कि आपतन कोण की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लोग I की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, cos इनवर्स n/2। तो R की वैल्यू हमने रख दी cos इनवर्स n/2, यानी जो आपका आपतन कोण होगा, जो आपकी I की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 cos इनवर्स n/2, यानी आपतन कोण I की वैल्यू हो जाएगी 2 cos इनवर्स n/2। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों का दूसरा ऑप्शन आया है वो बच्चे बहुत ही धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा 2 cos इनवर्स n/2। ठीक है बेटा,
तो सभी बच्चे न्यूमेरिकलों को ध्यान से समझते रहेंगे। ठीक, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है। आज हमने जिन भी न्यूमेरिकलों को डिस्कस किया उन सभी न्यूमेरिकलों को आप लोग एक बार घर में जरूर प्रैक्टिस करें, दोबारा प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग को न्यूमेरिकलों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्लास को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ और अच्छे न्यूमेरिकलों को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे जब आप न्यूमेरिकलों को आगे बढ़ेंगे तो अभी आप देखेंगे कि न्यूमेरिकलों का स्टैंडर्ड जो होगा, जो आपके न्यूमेरिकल होंगे वो हाई लेवल तक पहुंचते चले जाएंगे और हम लोग IIT मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सही बच्चे बिल्कुल तैयार रहें, खुश होकर पढ़ाई करते रहें और रिवीजन जरूर करते रहें, थ्योरी जरूर रिवाइज करते रहें, ताकि क्योंकि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त जिन फॉर्मूलों का यूज होता है वो सारे फॉर्मूले थ्योरी से ही निकल कर आते हैं, इसलिए थ्योरी मजबूत है तो न्यूमेरिकल अपने आप मजबूत रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोग को गुड इवनिंग, नमस्ते।